नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा कंपोनेंट है उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। और इस सेशन में भी बहुत ही बढ़िया एमसीक्यूज जिनके बहुत चांसेस हैं कि एग्जाम में आ जाए, ऐसे एमसीक्यूज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। एंड आई होप आप लोग तैयार हुए इन एमसीक्यूज को आंसर करने के लिए। फटाफट से मेरा आपको सजेशन है कि एक पेन और पेपर लेकर फटाफट से आप नंबर्स लिख लो और इन एमसीक्यूज को अपने आप आंसर करने की कोशिश करो, फिर कंपेयर करो ताकि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो भी आपको पता चलते रहे। 15 क्वेश्चन ये पिछले सेशन में आपको पूछा गया था, होमवर्क दिया गया था। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि द रेवेन्यू डेफिसिट लेस ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट इज कॉल्ड डैश। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट में से अगर हम ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल एसेट्स ये माइनस कर देंगे तो किस तरह का डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा। ओके, वो चीज पूछी गई है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर दी हुई है प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट एक्चुअली होता क्या है? प्राइमरी डेफिसिट होता है जो भी हमारा फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो भी हमें नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स करने हैं। राइट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें जो करने हैं वो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोन ले रखे हैं या फिर हमें लोन के ऊपर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा हमारे एक्चुअल वेलफेयर के खर्चे को नहीं दिखाता है। तो वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट की एक्चुअल एक्टिविटीज के लिए कितना बोरो करना है, कितना डेफिसिट है, कितना हमें ड्रॉ डाउन जो है कैश हमारा आरबीआई में है वो निकालना है गवर्नमेंट को, ये अगर पता लगाना है तो जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स है उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा। दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है? हमारा जो टोटल डेफिसिट है, जिसे हम कभी कभी बजट डेफिसिट भी कहते हैं, इसमें से हम जो बोरोइंग्स कर रहे हैं उसे हटा देंगे। ठीक है, बोरोइंग्स जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है? जो भी हम लोन्स ले रहे हैं वो हटा देंगे, क्योंकि लोन लेकर आप अपना खर्चा चला रहे हो, दैट इज नॉट समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करने वाला है। तो एक्चुअली हमारा रेवेन्यू कितना है वो समझने के लिए जो हमारे बोरोइंग्स है, जो हमारे लोन्स है, उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड हम टारगेट करते हैं कि इस फिस्कल डेफिसिट को हमें जो है कम करना है। एंड अल्टीमेटली इकोनॉमी बेस्ट फंक्शन करेगी अगर ये जीरो है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक्चुअली वो है जहां पर हम रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें एक पार्ट होता है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ग्रांट्स देती है। यानी कि ऐसे कुछ स्टेट्स है, लेट्स से हमारे जो हिल स्टेट्स हैं या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है विद ग्रांट्स। जो ऐसे पैसे दिए जाते हैं जो कि उन स्टेट्स को वापस नहीं करना पड़ता। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है? कैपिटल एसेट। लेट्स से उस पैसे का उस स्टेट ने एक स्कूल बना दिया, उस पैसे का उस स्टेट ने एक फैक्ट्री बना दी, तो वो एक कैपिटल एसेट क्रिएट हो गया। और जब कैपिटल एसेट क्रिएट होता है वो कैपिटल जो बजट है उसमें जाना चाहिए, बट ये रेवेन्यू डेफिसिट में हम काउंट करते हैं। तो एक्चुअली रेवेन्यू डेफिसिट क्या है उस चीज को समझने के लिए, एक्चुअल हमारा जो डेफिसिट है उसे समझने के लिए ये वाला पार्ट हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि दरअसल ये चीज होनी चाहिए कैपिटल जो हमारा बजट है उसमें, इवन दो हमारे प्रैक्टिस में हम रेवेन्यू बजट में कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, सी इज द राइट आंसर। अगर आपने सी जवाब दिया दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। कैपिटल डेफिसिट तो हमारा कैपिटल जो बजट है उसमें कितना डेफिसिट हो रहा है उससे रिलेटेड, एसेट या लायबिलिटी क्रिएट करने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उनसे रिलेटेड बताता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू रेवेन्यू डेफिसिट। सो सी इज द राइट आंसर। अब इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर एग्जांपल्स ऑफ वेल्थ पोजेसर्स। ठीक है, वेल्थ पोजेसर्स हम किसे कहते हैं? ओके, तो जब भी एक ट्रांजैक्शन होता है इकोनॉमी में, लेट्स से जो है पैसे जाने हैं, तो वेल्थ पोजेसर्स जो उनके पास वेल्थ है उस वेल्थ को मैनेज करने की कई बार जरूरत पड़ती है। और बैंक्स के दो इस तरीके से हम कह सकते हैं फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है जो वेल्थ पोजेसर्स है, जिनके पास वेल्थ है, उसे मैनेज करना, और जिन लोगों को वेल्थ चाहिए यानी कि मनी चाहिए, किस लिए चाहिए? फॉर इन्वेस्टमेंट,
उसके लिए उस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए उनको हेल्प करने का काम भी बैंक्स का होता है, वो प्रोवाइड करते हैं। तो वेल्थ पोजेसर्स कौन होते हैं, किनके पास वेल्थ होता है? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकते हैं, कॉर्पोरेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं। ये सारे ही क्या कर सकते हैं, ये सारे ही इनके जो एक्सेस मनी है, प्रॉफिट्स है, वो बैंक्स में रख सकते हैं, राइट। तो इस वजह से इन सभी को वेल्थ पोजेसर्स कहा जाता है। ये डिपॉजिट्स ओपन करते हैं एंड देन उस वेल्थ को बैंक मैनेज करता है। तो यहाँ सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने डी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस। तो नॉन डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? ऐसे इंस्टीट्यूशन जहां पर आप रेगुलरली जो बैंकिंग वाले फंक्शंस है वो नहीं देखते हो। क्या है बैंकिंग के फंक्शंस? डिपॉजिट्स लेना, स्मॉल डिपॉजिट्स, आपके जो सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सारे जो है डिपॉजिट्स है आपके। तो ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और उन पैसों में से थोड़ा सा रिजर्व बचाकर बाकी पैसों को लोन्स में घुमाना। सो दैट इज व्हाट बैंक्स एक्चुअली डू। और ये प्राइमरी एक्टिविटी है, कई सारे एक्टिविटीज हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी है जिससे बैंक जो है प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि नॉन डिपॉजिटरी हैं, जहां पर आप इस तरीके से सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ऐसे कौन से हैं? बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियन में एक्चुअली आप डिपॉजिट्स जो है रख सकते हो, बट इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स ये डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस हम नहीं कहेंगे। ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए ये इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं पीपल को। इस वजह से ये दोनों डिपॉजिटरी नहीं है, नॉन डिपॉजिटरी हम इनको जो है कहते हैं, राइट। बैंक में आप पैसे रख रहे हो, आप एक्सपेक्ट ये तो नहीं कर रहे हो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। आप अपने पैसे रखते हो, ऑल्दो आपको उस पर इंटरेस्ट तो मिलता है, बट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग। इसी तरीके से क्रेडिट यूनियंस। तो इस वजह से 1 एंड 2 यहाँ पर ओनली सही जवाब होगा, ए इज द राइट आंसर। एंड अगर आपने ए जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके ओके, एग्जांपल्स ऑफ नॉन डिपॉजिटरी पूछा गया है, ये दोनों डिपॉजिटरी हैं, सो सॉरी गाइस, बी शुड बी द राइट आंसर। ये दोनों नॉन डिपॉजिटरी। ओके, तो कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, बट यहाँ पूछा गया है नॉन डिपॉजिटरी, सो बी शुड बी द राइट आंसर, इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। ओके, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ बैंक्स। तो बैलेंस शीट की जब हम बात करें, दो चीजें उसमें हम देखते हैं, एक तो एसेट होता है, दूसरा लायबिलिटी होता है। तो एसेट होता क्या है? सिंपली आप ये देख लो कि एसेट ऐसी चीज है जहां पर आगे जाकर आपको प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी एक ऐसी चीज है जहां पर आगे जाकर आपको किसी और को प्रॉफिट करवाना है या फिर किसी और को आपको इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना है, तो दैट इज लायबिलिटी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा क्या पूछा गया है? एसेट साइड पे। ठीक है, सर्कल कर लेंगे, भूलेंगे नहीं हम। कई बार ऐसा होता है कि हम कॉन्सेप्ट तो समझ जाते हैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हुआ, बट हम जो आंसर करते हैं वो गलत करते हैं। तो ये गलती हमें एग्जाम में नहीं करनी। चलो यहाँ पे फिर भी करें, बट एग्जाम में हमें ये नहीं करना है। सर्कल कर लो, एसेट साइड पे पूछा गया है। तो एसेट साइड पे क्या आएगा? लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स तो दिए जाते हैं और एडवांसेस जैसे करंट अकाउंट हो गया वो एडवांस दिया जाता है, और क्रेडिट कार्ड वगैरह पे जो है एडवांस दिया जाता है। यानी कि आपने वो पैसे जमा किए नहीं है, बट आपको बैंक जो है वो पैसे दे रहा है, एक तरीके से लोन ही हो गया वो। तो लोन्स एंड एडवांसेस पे होगा क्या? आगे जाकर आपको उसका जो है इंटरेस्ट के साथ में भरना पड़ेगा ना बैंक को वापस, तो बैंक को यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है। तो इस वजह से दिस इज ऑन द एसेट साइड, लोन्स एंड एडवांसेस एसेट साइड पे आ गया। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, बैंक जहां भी इन्वेस्ट करेगा सामने प्रॉफिट मिलेगा, तो ये भी एसेट साइड पे आ गया। अब यहाँ डिपॉजिट है तीसरा। तो डिपॉजिट पे होता क्या है? बैंक के पास पैसे कोई रख के जाता है, आप रख के जाते हो, तो सामने आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बैंक के लायबिलिटी के साइड पे जाता है ये जो डिपॉजिट है, दैट इज ऑन द साइड ऑफ लायबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर बैंक को किसी और को प्रॉफिट करवाना पड़ता है। तो दीज टू आर करेक्ट, 1 and 2 ओनली इज करेक्ट, सो ए विल बी द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1955। अब ये ईयर आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, और ये बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। सी, अगर आपने सी जवाब दिया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एंड 1955 देख के भी आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक था जो कि इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टुक प्लेस इन डैश ईयर। नेशनलाइजेशन जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से साल में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट 1934 में होता है,
बट वो नेशनलाइज, पूरे तरीके से नेशनलाइज जो है, पूरे तरीके से गवर्नमेंट के अंडर ये होता है इन 1948, यानी 51% शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ले लेती है, एक्चुअली पूरा ही ले लेती है। अगर 51% ले लेती है गवर्नमेंट तो दैट बिकम्स नेशनलाइज्ड, या फिर वो पब्लिक सेक्टर में आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है तो नेशनलाइज करना जरूरी है, तो 1948 में ये किया गया था। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1934 में, मतलब आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ठीक है, ये हम नहीं भूलेंगे। सी इज द राइट आंसर हियर। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कौन से साल में इंट्रोड्यूस की थी? तो लेट मी टेल यू गाइस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज खुद 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था, और एस्टैब्लिश होने के साथ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, यानी कि ऑनलाइन सारी जो ट्रेडिंग है वो की जा सकती थी। आपको फिजिकली एक्सचेंज में जाने की जरूरत नहीं है, पहले जाना पड़ता था, पहले सेंटर्स पे जाना पड़ता था, बट ये जो है ऑनलाइन अब हो गया था पूरा का पूरा। एंड सो द राइट आंसर हियर इज डी, 1992। सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, द प्रोविडेंस ऑफ लाइसेंसिंग ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स was direct result of the recommendations of which among the following committees? डिफरेंशिएटेड बैंक जैसे हमारे पेमेंट बैंक्स हो गए, इस तरीके से जो डिफरेंशिएटेड अलग तरीके से या फिर स्पेसिफिक जिनके जो फंक्शंस हैं, उस ऐसे बैंक्स को हम डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं। फॉर एग्जांपल पेमेंट बैंक्स जो स्मॉल ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेसेस हैं, उनको हेल्प करने के लिए ये है, एंड फास्ट ट्रांजैक्शंस एक्चुअली उसके लिए है पेमेंट बैंक, राइट। तो ये इस तरीके के बैंक्स को हम डिफरेंशिएटेड बैंक कहते हैं। इन्हें रिकमेंड कौन से कमेटी के द्वारा किया गया था? इज इट पीजे नायक कमेटी, नचिकेत मोर, रघुराम राजन, या फिर नरसिंह? तो यहाँ पर सही जवाब है नचिकेत मोर कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखना होगा आपको ये ना। नेक्स्ट है, द कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। अब फटाफट से यहाँ पर आप एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पूछा गया है कमिटी टू रिव्यू गवर्नेंस ऑफ बोर्ड्स ऑफ बैंक्स, ठीक है। जो बैंक्स हैं उनके बोर्ड हैं, जो कि हेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो हम कह सकते हैं, ये बोर्ड्स का जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से वो बैंक की गवर्नेंस कर रहे हैं, जो फ्रेमवर्क सेटअप उन्होंने बैठा रखा है, उसको रिव्यू करने से रिलेटेड मैंडेट था इस कमेटी का। कौन सा है वो? यस, एक तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएटेड बैंक्स के एस्टेब्लिशमेंट से। अब ये जो है पीजे नायक कमेटी समथिंग जिसका ये मैंडेट था, राइट। सो ए विल बी द राइट आंसर हियर। नाइन्थ क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ दीज इज और आर द रोल ऑफ बैंक्स? बैंक्स का रोल इनमें से कौन सा, वो पूछा गया। थोड़ा सिंपल है, आप पढ़ के भी, इवन दो आप बुक नहीं पढ़े हो, आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो। Amelioration of information problems between investors and borrowers, providing intertemporal smoothing of risk, growth of the economy। वर्ड्स यहाँ पर मुश्किल मुश्किल यूज किए गए हैं, बुक में ऐसे ही दिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए इन चीजों की। और यहाँ पहला जो स्टेटमेंट है, एमोलियरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, ठीक है। तो बोरोवर्स जो हैं, इन्वेस्टर्स अपना मनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बैंक एक्चुअली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ कर सकते हो, सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करता है। साथ में जो बोरोवर्स उनको हेल्प करता है, यही चीज हमने पढ़ा था ना, बैंक का मेन एम जो है। तो ये इंफॉर्मेशन का जो गैप है वो फिल करने के लिए बैंक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोवाइडिंग इंटर टेम्पोरल स्मूथिंग ऑफ रिस्क, एक रिस्क, लेट से आप मनी जो है बोरो करना चाहते हो, लोन लेना चाहते हो, एक मनी लेंडर के पास आप जाते हो और वो लोन लेते हो, और वो मनी लेंडर खूब सारे गुंडे हैं, राइट। तो ऐसे में होगा ये कि आप अगर लोन नहीं लौटा पाते तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है। तो ये एक तरीके का रिस्क आप लेते हो मनी लेंडर से जब आप मनी लेते हो। तो बैंक्स ये एक एग्जाम्पल है इस तरीके के जो बहुत सारे रिस्क हैं उनको बैंक्स रिमूव करता है। बैंक एक फॉर्मल सिस्टम एस्टैब्लिश करता है लोन्स देने का, जिसके थ्रू एक प्रॉपर प्रोसेस के हिसाब से ये चीजें होती हैं। ऑल्दो यस जो है लीगल वे में, ये अगर आप लौटाते नहीं हो, टाइम पे नहीं लौटाते हो, तो चीजें खराब हो सकती है यहाँ पर भी, बट वो लीगली होंगी, राइट। तो यहाँ जो रिस्क है उसे कम करने में बैंक हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बैंक हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। डी इज द राइट आंसर, तीनों ही चीजें यहाँ पर सही हैं। 10th क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोविजंस रिलेटेड टू द
टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट द बैंक्स आर ऑथराइज्ड टू कैरी आउट आर लिस्टेड इन। तो किस तरीके की एक्टिविटीज बैंक्स कर सकते हैं उनकी लिस्टिंग की गई है इसमें हमारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। और ये जो लिस्टिंग की गई है कौन से सेक्शन में की गई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, वो पूछा जा रहा है। इज इट सेक्शन 51C, 51B है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 45BZ है, इनमें से कौन सा सही है? तो द करेक्ट आंसर इज सी, राइट? सेक्शन 6 is the right answer here, तो C will be the correct answer। ओके, तो ये नंबर जो आपको याद रखने हैं, हमारे बुक में बहुत ही क्लियरली ये चीजें दी हुई हैं। और यस, अलग अलग जो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ आपको जो सेक्शन है उनको याद रखना होगा। यहाँ पर कौन से एक्टिविटीज बैंक्स कर सकते हैं उससे रिलेटेड आपको जो है यहाँ दिया हुआ है। ये दोनों जो है बैंक्स के बैंकिंग के जो डेफिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा इन द रेस्ट ऑफ टू। तो सी इज द राइट आंसर हियर। 11th क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है कि शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया आर द वंस दैट आर लिस्टेड इन। तो हम सुनते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ये जो नाम है ये हम जब सुनते हैं तो जो सामने शेड्यूल्ड ये वर्ड लगता है ये किस वजह से लगता है? ये इसलिए लगता है क्योंकि ये ऐसे बैंक्स हैं जो कि एक्चुअली एक एक्ट के एक शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो एक्ट कौन सा है और वो शेड्यूल कौन सा है? इस शेड्यूल में जो भी बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हम आगे के एमसीक्यूज में देखेंगे। तो ये शेड्यूल एक्चुअली कौन से एक्ट का है और कौन सा नंबर का शेड्यूल है वो पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर। शेड्यूल 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो दो एक्ट है जहां पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूजन अभी आज जो है दूर हो जाएगा। शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट, शेड्यूल 2 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, शेड्यूल 1 ऑफ आरबीआई एक्ट। तो सबसे पहले एक्ट कौन सा है वो याद कर लो। जी हाँ, अगर आपने जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा है देन दैट इज करेक्ट। तो उस हिसाब से ये या ये दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए। ये एक्चुअली शेड्यूल 2 है जिसमें आप सारे बैंक्स की लिस्टिंग देखोगे और इस शेड्यूल 2 में जो भी बैंक्स आप देखोगे वो शेड्यूल्ड बैंक्स कहलाएंगे। और इन शेड्यूल्ड बैंक्स के कुछ स्पेसिफिक उन्हें जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल वो कभी भी आरबीआई से अगर उन्हें लोन्स चाहिए तो वो ले सकते हैं, बोरो कर सकते हैं यूजिंग द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसकी हमने बात की थी। अब अगर वो जो है लिस्ट होना चाहते हैं बाय द क्लियरिंग हाउसेस तो वहां पर भी वो हो सकते हैं। क्लियरिंग हाउसेस का काम क्या है? जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेटल्ड हो जाए इन गिवन टाइम, वो उनका मेन काम है। और इसी तरीके के जो ट्रांजैक्शंस हो गए, अलग अलग एक्टिविटीज हो गए, वो क्लियर कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, इनसे रिलेटेड चीजों को देखना उनका काम है। तो ये बैंक्स एक्चुअली अपने आप को यहाँ पर क्लियरिंग हाउसेस में लिस्ट कर सकते हैं। तो शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट इज द राइट आंसर। और इन बैंक्स को हम शेड्यूल्ड बैंक्स कहते हैं। ये उनके जो स्पेसिफिक हम कह सकते हैं बेनिफिट्स उन्हें मिलते हैं। ये दो उसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और करेक्ट स्टेटमेंट, ये पूछा गया है। शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एट बैंक रेट। ठीक है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि एलएएफ के थ्रू वो बोरो कर सकते हैं। क्या बैंक रेट के थ्रू भी बोरो कर सकते हैं? क्योंकि बैंक रेट एक्चुअली हम जानते हैं कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में नहीं आता। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या क्या आता है हम जानते हैं कि इसका जो सीलिंग है वो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है और इसमें आता है रेपो रेट एंड आता है रिवर्स रेपो रेट। तो ये चीजें हम अपने पिछले सेशन में देख चुके हैं। यहाँ पर आपको कहीं पे बैंक रेट नहीं दिख रहा है, बट क्या शेड्यूल्ड बैंक्स बैंक रेट पे बोरो कर सकते हैं? शेड्यूल्ड बैंक्स आर एलिजिबल टू ऑब्टेन द मेंबरशिप ऑफ क्लियरिंग हाउसेस। ये तो मैंने बता दिया पिछले स्लाइड पे। तो यस, दे आर एलिजिबल। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स आर एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड बैंक्स इन इंडिया। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक क्या है? तो शेड्यूल्ड बैंक्स में आपको जो है दो तरीके के बैंक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड इन जनरल हम अगर देख लें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है एंड देयर आर कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, इन कोऑपरेटिव बैंक्स में काफी सारे कोऑपरेटिव बैंक्स का नाम जो है उस शेड्यूल में होगा, बट डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं, दे आर नॉट एलिजिबल। उन्हें इस शेड्यूल में इंक्लूड नहीं किया जाता।
ठीक है, उन्हें जो है स्टेट्स चलाते हैं, स्टेट्स अपने हिसाब से रेमिटेंस वगैरह देकर जो है इन्हें चलाते हैं। तो दे आर नॉट अंडर द शेड्यूल जो हमारा आरबीआई का है, आरबीआई एक्ट का है, उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। स्टेट वाले कोऑपरेटिव बैंक्स को किया जाता है बट इनको नहीं किया जाता, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किया जाता है, इनको नहीं किया जाता, राइट। सो यहाँ पर दिया है दे आर एलिजिबल, तो ये गलत है स्टेटमेंट, पहला और दूसरा यहाँ पर सही है। यस, एलएएफ के थ्रू बोरो कर सकते हैं, इवन बैंक रेट के थ्रू भी बोरो कर सकते हैं, तो इस वजह से फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड ए इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन अब आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक तो हमने देख लिया, अब नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में देखते हैं। दे आर एलिजिबल टू बिकम मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग हाउसेस, जी नहीं, अगर वो शेड्यूल्ड नहीं है तो वो क्लियरिंग हाउसेस के मेंबर्स नहीं बन सकते, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्या पूछा गया, करेक्ट सर्कल कर लो। दे आर नॉट एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये भी सही नहीं है। यस, आरबीआई से वो बोरो नहीं कर सकते, बैंक रेट या फिर एलएएफ के थ्रू बोरो नहीं कर सकते, बट बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशंस में वो बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखना है, दे आर एलिजिबल टू बोरो फ्रॉम आरबीआई ओनली इन इवेंट्स ऑफ इमरजेंसीज, ये क्लॉज है, तो ये चीज हमें याद रखना है। सी इज द राइट आंसर। They can borrow from RBI at all times, नहीं, at all times they cannot borrow, they can only borrow जब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो ऑप्शन सी इज राइट हियर। 14 क्वेश्चन देखिए, पंजाब नेशनल बैंक टुक ओवर व्हिच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इन 1993। यस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिवियल लगा होगा आपको कि क्या ही पूछ लिया यार, बट हो सकता है ऐसा, तो फैक्ट्स भी कुछ हमें जो हमारे बुक में दिए हुए हैं उनको जो है पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। पंजाब नेशनल बैंक एक ऐसा बैंक है जो बहुत ही पहले एस्टैब्लिश हुआ था और आज के डेट में भी वो एग्जिस्ट कर रहा है, ऑल्दो कुछ इश्यूज तो हुए हैं बट इट इज स्टिल एग्जिस्टेड, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, एक इम्पोर्टेंट बैंक है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि बुक में दिया हुआ है, नॉट बाहर से हम नहीं पढ़ रहे, बुक में जो दिया हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक ने किसको टेक ओवर कर लिया था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ कैलकाटा, सिंडिकेट बैंक या कैनरा बैंक, तो एक्चुअली द करेक्ट आंसर हियर इज न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक था पहले और पंजाब नेशनल बैंक ने इसे टेक ओवर कर लिया, सो ए इज द राइट आंसर। अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, नथिंग मच टू डिस्कस। अभी 15th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 वाज, ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा था जिसे 1994 में एस्टैब्लिश किया गया था, कोटक बैंक है, आईसीआईसीआई है, सिंडिकेट है या फिर एचडीएफसी बैंक है, इनमें से कौन सा सही जवाब है फटाफट से बता दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। और आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेरी से आप हमें कॉल कर सकते हो एट 8146207241 या फिर आप एक मेल ड्रॉप कर सकते हो hello@edutap.co.in पर, अपना फीडबैक भी आप दे सकते हो वहां पर इन सेशन से रिलेटेड कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, सो दैट हम इसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट है वो भी ला सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम दोस्तों, एग्जाम काफी करीब है, पास आ गया है, फर्स्ट पेपर हमारा जो है IAFS का ही है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, ऑल द बेस्ट, कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा, थैंक यू।